1347 अक्टूबर की एक सुबह सिसिली के मसीना बंदरगाह पर 12 जहाज आकर रुकते हैं। वो सारे समुद्री जहाज थे। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग खड़े थे बंदरगाह पर, वो सभी लोग उन जहाजों की तरफ देखते हैं, लेकिन उन जहाज से कोई भी नीचे नहीं उतर रहा था। काफी देर तक जब वो उनको देखते रहे कि उनमें से कोई भी नीचे नहीं आ रहा, जिसके बाद वो जो लोग बंदरगाह पर खड़े थे वो लोग उन जहाजों में जाकर चेक करते हैं कि इसके अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। अंदर जाने के बाद वो सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी थी और उसमें जितने भी आदमी थे वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। उसमें जो कोई 1-2 आदमी बचे हुए थे वो बिल्कुल बुरी तरह से बुखार में तप रहे थे। उनके इतना ज्यादा बुखार था कि वो होठ भी नहीं हिला पा रहे थे। उनके शरीर पर काले रंग के फोलवे हो गए थे, जिनसे बहुत ही गंदा काला पस निकल रहा था। उन सबको देखने के बाद वो सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने वापस से बंदरगाह पर आ जाते हैं। और बंदरगाह पर आने के बाद उन्होंने वो सारी 12 की 12 जहाजों को वापस समुद्र की तरफ भेज दिया। लेकिन उन जहाजों की मदद से वहां पर एक ऐसा कातिल आ चुका था जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर दिया। उसने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। तो क्या था यह ब्लैक डेथ? आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। ये वो समय था जब यूरोप में बहुत ही अच्छी जिंदगी लोग जी रहे थे। वहां पर बहुत अच्छी फसल वगैरह भी हुआ करती, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा मौसम था। वहां के राजा महाराजा अपनी सल्तनत को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे थे और वहीं के जो वहां के सौदागर थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा बिजी होने लगे थे। वहां पर सबका बहुत ही अच्छे से काम चल रहा था। वहां पर एक जागीरदारी का कानून लागू था। जो अमीर लोग थे उनके पास ही वहां पर जमीन थी, जो गरीब लोग थे वो उनके पास काम क्या करते, उनके लिए फसल वगैरह उगाया करते और अपनी उगाई हुई फसल उनको ही दे दिया करते। लेकिन वहां के लोग फिर भी बहुत ज्यादा खुश थे और वो सभी लोग चर्च को बहुत ही ज्यादा माना करते और चर्च में जो कुछ उनसे करने के लिए कह दिया जाया करता वो सभी लोग वही चीज किया करते। लेकिन ये सभी लोग ये चीज नहीं जानते थे कि यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर एक ऐसी चीज ने जन्म ले लिया है जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। मंगोल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर रखा था और वो आगे आने वाले टाइम पर बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाले थे। तभी इन्होंने ईस्टर्न यूरोप और चाइना के बीच में ट्रेड के रास्तों को खोल दिया, जिन्हें सिल्क रोड कहा जाता है। और उस सिल्क रोड से वहां के लोग सोना चांदी, हीरे जवाहरात और भी अन्य चीजों का वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ एक ऐसी चीज भी चल रही है जिससे लाखों में लोग मर रहे हैं। पहले तो वो चीज चाइना से इंडिया में फैली और इंडिया से बहुत ही जगहों पर फैल गई, लेकिन मंगोल्स इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। अब उन्होंने सिल्क रोड के साथ साथ समुद्र के रास्तों पे भी जहां से ट्रेड हुआ करता उन रास्तों पर भी कब्जा करने के लिए सोचा और वो पहुंच गए काफा। वो एक ऐसा शहर था जिस पर कब्जा करने के बाद वो ब्लैक सी के द्वारा पूरे यूरोप में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसलिए मंगोल्स ने काफा पर हमला कर दिया और मंगोल्स इस जंग को बहुत ही ज्यादा आराम से जीत सकते थे। लेकिन उनके सैनिक ही ब्लैक डेथ से मरने लगे और उनके सैनिक बिना तीर लगे या बिना कुछ चीज लगे वो ऐसे ही मरने लगे थे। इसलिए मंगोल ने मजबूर होकर अपने ही सैनिकों को काफा में फेंकना शुरू कर दिया और ये वॉर बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर छिड़ गई थी जिसमें लोगों को किसी बीमारी से मारा जाने लगा और काफा के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। जिसके बाद वो काफा छोड़कर 12 जहाजों में बैठकर समुद्र के रास्ते कहीं भाग जाते हैं और ये उन 12 जहाजों में काफी दिन सफर करते हैं और ये सफर जाकर खत्म होता है सिसिली में। और जो वो 12 जहाज बचकर यूरोप पहुंचे थे वो यही थे जो काफा से भागे हुए लोग थे। लेकिन वो सभी लोग मंगोल से तो बच गए, लेकिन वो ब्लैक डेथ से मारे गए। ब्लैक डेथ अब यूरोप में घुस चुका था, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी जो ना तो छूने से फैल रही थी ना हवा में फैल रही थी। तो ये फैल कैसे रही थी? चूहों से ये बीमारी बहुत ही ज्यादा फैल रही थी, क्योंकि उस समय पर चूहों की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी।
और उन चूहों में बहुत ही छोटे छोटे पिस्सू होते हैं। वो पिस्सू ही इस बीमारी का मेन कारण थे। चूहे के मरने के बाद वो पिस्सू दूसरे चूहे को ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई चूहा उन्हें नहीं मिलता तो वो पिस्सू किसी इंसान के ऊपर कूद जाते हैं और उनके अंदर अपना जहर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद इंसान बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है और काले काले फोलवे पूरे शरीर पर हो जाते हैं और जिससे बहुत ही गंदा पस निकलता है। और इन फोल्वों का अगर इलाज नहीं किया जाता तो ये एक सेब के जितने आकार के हो जाते। इन फोल्वों को बीबोस कहा जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम बेबोनिक प्लेग पड़ा। उन 12 जहाजों से जो चूहे यूरोप में उतरे थे उनसे ये वायरस यूरोप में आ गया था। यूरोप में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, वहां पर लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं किया करते, इसलिए चूहों को एक जन्नत सी मिल गई थी और देखते ही देखते यूरोप के लोग बिबोनिक प्लेग के शिकार होते गए। चारों तरफ मौत होने लगी, जहां पर देखते वहीं पर बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी होती और जो किस्मत से लड़ता लड़ता अगर जिंदा रह जाता उसके शरीर पर जो फोलवा था वो फूट जाता और उसके फूटने से इतना ज्यादा उसके शरीर में दर्द हुआ करता, वो मौत की भीख मांगा करता। वहां के डॉक्टरों ने ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो फिर भी इसका इलाज करने की कोशिश करते। वो सुअर की चर्बी को इस पर लगाकर देखते और जो फोलवे हुआ करते उनको फोड़कर उनके अंदर से जो खून हुआ करता वो बाहर निकाल दिया करते। उनका मानना था जो गंदा खून है वो बाहर निकल जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे और वो लीचीज का भी इस्तेमाल किया करते, लेकिन इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मरीज सांस ना लेने से हार्ट अटैक की वजह से मर जाया करता और साथ में डॉक्टर भी उसके मर जाया करता। और अब वो समझ चुके थे कि उनके बस की बात नहीं है इस बीमारी से लड़ने की। अब उन्होंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया था, इसलिए वो सभी लोग जीसस की माँ मैरी की मूर्ति लेकर जगह जगह घूमने लगे। वो खुदा से भीख मांग रहे थे कि उनसे जो गलती हुई है उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए और इस बीमारी को यहाँ से उठा ले। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि 6 महीने में ही सियाना इटली के 31,000 लोग मारे गए और 1348 आते आते इटली से होता हुआ ये प्लेग फ्रांस पहुंच गया और फ्रांस पहुंचने के बाद ये बहुत ही तेजी से फैलने लगा। इसके बाद ये हंगरी, स्पेन होते हुए पूरे मुल्क में छा गया। वो प्लेग जिसे चाइना से यूरोप में आते आते 10 साल लग गए, वो अब इतनी तेजी से कैसे फैल रहा था? वो अब 10 गुना तेजी से चारों तरफ फैल रहा था। अब लोग घर के अंदर छुपकर रहने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये बीमारी कहीं बाहर से उनको लग जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि प्लेग को फैलने के लिए अब किसी चूहे या पिस्सू की जरूरत नहीं थी। वो अब सीधा ही फेफड़ों पर अटैक करके आदमी को मार दिया करता। वो अब एक निमोनिक प्लेग बन गया था। इंसानों के सांस के द्वारा वो घुलकर दूसरे लोगों तक पहुंचने लगा था। वो अब सांस के द्वारा भी फैलने लगा था और अब जिंदगी और मौत में सिर्फ कुछ घंटों का ही फर्क रह गया था। जहां पर प्लेग से सिर्फ 60% मरने के चांस थे, अब निमोनिक प्लेग से 100% मरने के चांस हो गए थे। किसी बीमारी से 100% मरने का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, इसलिए आप जरा ये समझिए कि जो 2019 में कोरोना आया था उससे 1% मरने के चांस थे और निमोनिक प्लेग अब जिसको भी हो जाया करता उसकी मौत पक्की थी। अब चारों तरफ मौत ही मौत हो रही थी और मौत होने के बाद लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। अगर कहीं पर जगह मिल भी जाया करती तो वहां पर सैकड़ों लोगों को एक साथ दफना दिया जाया करता और एक बार तो 11,000 लोगों को एक साथ दफना दिया गया। चारों तरफ मौत देखकर यूरोप के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने अपने पादरी की तरफ देखा, पोप क्लेमेंट द सिक्स्थ, जो वहां का सबसे अमीर आदमी था और सबसे ताकतवर। लेकिन वो अब एक भी इंसान को नहीं बचा पा रहा था और दफनाने के लिए जगह कम पड़ती देखकर उसने हुक्म दिया कि इन लाशों को नदी में बहा दो। जिसके बाद चारों तरफ नदियों में लाश ही लाश तैर रही थी। उन लाशों को देखकर वहां के लोग अब समझ चुके थे कि उनका पादरी भी उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अब वहां के लोग शहर छोड़कर जाने लगे। वो एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां पर यह प्लेग ना फैला हो। 1348 के मशहूर डॉक्टर गाय दी सैलिक ने पादरी को भी वह जगह छोड़ने की सलाह दी, लेकिन पादरी ने वहां से जाने से मना कर दिया। 1348 में अब फ्रांस में लगभग 1 करोड़ लोग मर चुके थे और पूरे यूरोप में 2.5 करोड़। कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जिसने अपने परिवार को नहीं खोया था। चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद प्लेग यूरोप होते हुए अब इंग्लैंड में पहुंच चुका था और इंग्लैंड के जितने भी अमीर लोग थे गरीब लोगों को वहीं पर छोड़कर किसी महफूज जगह पर जाकर रहने लगे और वहां पर गरीबों के लिए महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन चर्च का दरवाजा गरीबों के लिए खुला हुआ था। लेकिन चर्च में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था।
और वहां के लोगों को ये लग रहा था कि ये खुदा का कहर है, उन्होंने उनको ये सजा दी है। इसके बाद वहां के सभी लोग रोड के ऊपर बैठकर रोने लग जाया करते और खुद को कोड़ों से मारते रहा करते, और जब तक मारा करते जब तक उनके शरीर से खून नहीं निकलने लग जाया करता, और खून निकलने के बाद वो सोचा करते कि खुदा अब उन्हें माफ कर देगा। और वहां के लोग अब इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो लाशों को दफनाना तो दूर, वो उनके पास भी नहीं बैठा करते। वो पहाड़ी लोगों को पैसे तक दिया करते कि वो उनके परिवार के लोगों को दफना दे। अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाया करता तो वो चाहे उनकी माँ ही क्यों ना हो तो वो उनको भी वहीं पर छोड़कर चले जाया करते। और चारों तरफ होती मौतों को देखकर डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन गाय दिसाइलिक ने नहीं, वो लोगों की मदद किया करता। लेकिन वो ये भूल गए थे कि इसका शिकार आम लोग नहीं डॉक्टर भी हो सकते हैं, जिसके बाद वो भी प्लेग का शिकार हो गए। उन्हें भी बहुत तेज बुखार हो गया था। और 1348 के लास्ट में ये अफवाह फैल गई कि प्लेग की वजह यहूदी है, और ईसाइयों और यहूदियों की दुश्मनी बहुत ही पुरानी थी, और ये अब आग में घी का काम करने वाली थी। जिसके बाद ईसाइयों ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, और ईसाइयों का ये मानना था कि यहूदी ईसाइयों से कम मरते हैं, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो यहूदी वो पकड़ते और उनसे ये पूछते कि उन्होंने उनके कुएं में जहर क्यों मिलाया, और उनको तब तक मजबूर करते जब तक कि वो मान ना लेते। और जब वो टॉर्चर होकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाया करते तो यहूदी ये कबूल कर लिया करते कि उन्होंने ही उनके कुओं में ये जहर मिलाया है। और ये होने के बाद यहूदियों को पूरे यूरोप में मारा जाने लगा। उनके घर के अंदर घुसकर उनकी माँ बहनों को भी मार दिया जाने लगा। और 1349 में 14 फरवरी के दिन लगभग 2000 यहूदियों को जिंदा जला दिया गया। और ईसाई यहूदियों को सिर्फ इसलिए मार रहे थे ताकि उनका खुदा उन्हें माफ कर दे। 1349 के आखिर तक ब्लैक डेथ पूरे यूरोप में फैल चुका था, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर ये नहीं पहुँच पाया, पोलैंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चारों तरफ पेड़ थे और वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहा करते। इसलिए शायद हो सकता है कि प्लेग वहां तक नहीं पहुंचा। अब ज्यूज पोलैंड की तरफ बढ़ रहे थे और वहां के राजा ने उनको वहां पर रहने की भी अनुमति दे दी थी, क्योंकि उनके राजा को एक ज्यूज की लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें वहां पर रहने की अनुमति दे दी। और 1350 आते आते ये प्लेग बिल्कुल ही खत्म हो गया था। ये कैसे हो सकता है कि जो इतनी तेजी से फैल रहा था वो एकदम से खत्म हो गया? क्योंकि जिस वजह से ये प्लेग फैल रहा था, मतलब कि इंसानों की वजह से ये प्लेग फैल रहा था, अब इंसानों की कमी होने की वजह से ये प्लेग फैलने से भी रुक गया। इस ब्लैक डेथ ने उस समय 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ली, और उस समय सिर्फ 37 करोड़ ही पूरी दुनिया में लोग रहा करते, मतलब कि आधी दुनिया ही बची थी और आधी दुनिया खत्म हो गई थी। और आज की हमारी मॉडर्न साइंस हमें यह भी बताती है कि प्लेग का वायरस आज भी इस दुनिया में मौजूद है और इससे हर साल 2000 लोग बीमार भी होते हैं, लेकिन आज की जो एंटीबायोटिक है उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। उस समय प्लेग की फैलने की वजह चूहे या पिस्सू नहीं थे बल्कि इंसान थे। उनके ना समझने के कारण ये प्लेग इतना ज्यादा फैला, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरह से रहा करते, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा करते। और यहाँ तक कि वहाँ पर जो उस समय डॉक्टर थे उनका ये कहना था कि अगर प्लेग से बचना है तो नहाना छोड़ दो, और उनके शरीर पर जो वो फोलवे हो जाया करते तो वो उसको फोड़कर उसका खून बाहर निकाल दिया करते। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसमें उनका कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि उस बीमारी के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। वो बीमारी जब एकदम से आ जाए तो उसका इलाज उन्हें कैसे पता होगा कि कैसे करते हैं। और ब्लैक डेथ इंसान के जीवन की सबसे भयानक घटना थी, और ऐसा नहीं है कि ये इस जीवन की पहली घटना थी, और ऐसा भी नहीं है कि ये आखिरी घटना थी। आप इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।